कहना चाहते हो करम? मुझसे बात करने के लिए सोचना क्यों पड़ रहा है? अरे भाई जी, सोच नहीं रहा, बस खुश हो रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कितना प्यारा भाई दिया। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं भी कबीर शाह ने उसे माथे पे बोसा दिया और फिर दोनों भाई अंदर चले गए। हाँ जी, काम हो गया? कबीर शाह ने हारिस से पूछा। सर, वो 4 लोगों से मिला है, बहुत खुश होकर, जैसे बहुत ज्यादा अटैच हो उनसे। लेकिन लेकिन जिससे उसका ताल्लुक है उससे सिर्फ सलामी ली और फिर इशारों में कुछ कहा और मौका देखकर वो बाहर निकल गए। अच्छा, वो चलाओ जहां बाहर खड़े हैं। जूम करो जूम, कबीर शाह ने कहा तो हारिस ने वीडियो जूम की। ये बोल रहा है माल तैयार है, आज रात पहुंच जाएगा। सरमद आगा क्या बोल रहा है? समझ नहीं आई कुछ। जूम करो, बार बार आ जाएंगी समझ। मुझे यकीन है ये वर्दा बोल रहा है, करम शाह ने करीब होते पूरे यकीन से कहा। जब कबीर शाह ने कहा जूम करो, बार बार देखने पर उन्हें जो समझ आई वो ये थी कि जल्द अज जल्द वर्दा मेरे पास होनी चाहिए। ये क्या बकवास कर रहा है? कबीर शाह गुस्से से चिल्लाया। भाई जी, हो सकता है कोई और हो, क्योंकि भाभी को तो ये जानता तक नहीं, ना उसे मालूम है कि कोई वर्दा हमारे विला में है। नहीं करमशाह, कुछ तो ऐसा है जिसका हमें अंदाजा नहीं। हारिस, नजर रखो, खास तौर पर उन लोगों को ट्रैक करो। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, वर्दा खतरे में है। आप मैम का ख्याल रखे, बाकी हम सब संभाल लेंगे सर। गुड, कहते वो घर के लिए निकल चुके थे। नाश्ते पर सभी मौजूद थे। जब कबीर शाह इरम से मुखातिब हुआ, गुड़िया, तुम लोग कहीं गए थे वो क्या बाहर? भाई जी, कौन? तुम और वर्दा। कबीर शाह की बात पर वर्दा ने हल्का सा सर उठाकर देखा और फिर से नाश्ता करने लगी। जी भाई जी, हम 3-4 दफा शॉपिंग के लिए गए थे, फिर पार्लर गए थे, सर्विसेज के लिए, जो आपने ही कहा था और आपने ही अपॉइंटमेंट लेकर दी थी। हम्म। अच्छा, पार्लर कैसा रहा सब? बहुत अच्छा, वो खुशी से बोली। मॉल में सब कैसा रहा? मॉल में भी सब बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत सारी शॉपिंग की, खाना खाया और वापस आ गए। गार्ड साथ थे? जी भाई जी, साथ ही थे। इतने में वर्दा उठकर किचन में चली गई। गुड़िया, मॉल में या पार्लर आते जाते कहीं भी रास्ते में कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जो गैर मामूली हो? किसी ने छेड़ा हो, तंग किया हो या कोई पीछे आया हो? नहीं भाई जी, किसी ने तंग नहीं किया। ओके, नाश्ता करो। फिर तकरीबन वो सब खामोश ही रहे जब इरम ने कहा, भाई जी, एक बात याद आई है। क्या? उस दिन जब हम मॉल गए थे तो वर्दा भाभी बहुत ज्यादा डर रही थी। क्यों? नहीं, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। कौन? मतलब कौन था? तुमने देखा? जी मैंने देखा, अजीब सा इंसान था, मशकूक सा, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। बस भाभी को ही ऐसा लग रहा था कि वो हमारे पीछे है। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ था? फिर हम जल्दी वापसी के लिए निकल आई थी और गार्ड से तो वो दूर ही रहा था। अगर तस्वीर दिखाऊं तो पहचान लोगी? कोशिश कर सकती हूँ। तुम दोनों ने ये बात क्यों छुपाई? भाभी को लगा इतनी जरूरी बात नहीं है कि सबको बताई जाए। ये बहुत जरूरी बात है इरम, मामूली बात नहीं है। मुझे अंदाजा नहीं था, वो घबरा कर बोली तो कबीर शाह कुछ नॉर्मल हुआ। वर्दा से जिक्र ना करना, परेशान हो जाएंगी। जी भाई जी, कहती वो भी उठकर किचन में चली गई। करम, पता करो कौन था वो। यकीनन सरमद सरमद आगा मुझे वर्दा के जरिए घुटने टेकने पर मजबूर करने का सोच रहा है। वो लाइल्म है, नहीं जानता है सब। मुझे भी यही लगता है भाई जी, जैसे दोस्ती का ढोंग रचा रहा हो। चलो मैं चलता हूँ, तुम पहले मॉल जाना, सीसीटीवी चेक करने के बाद ऑफिस आना। जी ठीक भाई जी। वरदा दोबारा बाहर नहीं आई थी। कबीर शाह ने 2-3 दफा किचन की तरफ देखा, फिर वो खुद ही किचन की तरफ चल दिया। सामने ही वो कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही थी। यकीनन वो उसकी वजह से किचन में आई थी। जी भाई जी, इरम ने कहा, जबकि वर्दा ने सर उठाकर देखने की जहमत भी नहीं की थी। कबीर शाह ने गुस्से से वर्दा की तरफ देखा, लेकिन उसे तो कोई परवाह ही नहीं थी। तो क्या मुझे इग्नोर कर रही है? ये सोच जहन में आते ही कबीर शाह के तन बदन में आग लग गई थी। जी भाई जी, कुछ चाहिए? इरम ने उसे यूं खड़ा देखकर फिर से पूछा।
नहीं कुछ नहीं, वो तेज आवाज में बोला। फिर आप किचन में? वो मैं कहने आया था, आज बिल्कुल भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जी भाई जी। इरम, अपने भाई जी को बताओ आज तुम्हारी पार्लर पार्लर अपॉइंटमेंट है, तो 3 बजे जाना है। इरम, मैं खुद आऊंगा तो जाना है, वरना नहीं, कहता वो बाहर निकल गया। भाई जी, करमशाह ने उसे पुकारा। वो मुझे देर हो जाएगी, या शायद शाम को आऊं। क्यों, क्या हुआ? वो वसाई और फजल आ रहे, तो उनको लेने जाना है। कबीर शाह मुस्कुराया। बिल्कुल, वसाई और फजल को लेने खुद जाना चाहिए। जी भाई जी। करम मुस्कुराता बाहर निकल गया, जबकि कबीर शाह ने एक नजर फिर से किचन को देखा। वो अभी तक बाहर नहीं निकली थी। बड़ा एटीट्यूड है मोहतरमा में, उसने गुस्से से कहा, और फिर बाहर निकलता चला गया। मॉल के सीसीटीवी की कैमरा चेक करता वो खूबरू जवान करमशाह किसी को भी अपने शहर में मुब्तला कर सकता था। काफी देर के बाद उसे अपनी मतलूबा चीज मिल गई थी। सारी रिकॉर्डिंग वो महफूज कर चुका था और वापसी की राह ली। वो बाहर निकलते हुए चलता चलता इधर उधर भी देख रहा था, जब एक बहुत ही खूबसूरत लिबास पर नजर पड़ी, जो कि डी डमी गर्ल पर बहुत अच्छा लग रहा था। वो चलता चलता रुका और बुटीक पे चला गया। एक्सक्यूज मी, मुझे ये लिबास पैक कर दे, उसने अंदर आते ही कहा। सॉरी सर, ये ड्रेस सेल हो चुकी है। व्हाट? नहीं, ये अभी तक डिस्प्ले पर लगी है, तो इसका मतलब ये नहीं सेल हुई है। मुझे ये लेनी है तो लेनी है, पैक करे और कीमत बताए। सॉरी सर, हम नहीं दे सकते, लड़की ने परेशानी से कहा। क्यों? वो गुस्से से बोला था, जबकि वो ऐसा तो नहीं था। बस उसे ये लिबास लेना ही लेना था। सर, किसने लिया है ये बताए मुझे, वो गुस्से से बोला। मैंने, एक लड़की की आवाज पर उसने मुड़कर देखा, तो पीछे एक 18-20 साल की लड़की खड़ी थी। काफी बोल्ड लिबास में थी। आपकी तारीफ? लड़की ने कहा। मुझे करमशाह कहते, करमशाह ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। आपकी तारीफ? वो लड़की मुस्कुराई और फिर करमशाह के पास खड़ी हो गई। मुझे सोमा मलिक कहते हैं। साबिक आईजी सिंध एजाज सोमरू की बेटी हूँ मैं, और होने वाली एसी साहबा। वो मगरूरियत से बोली। ओ माय प्लेजर, मुझे होने वाली एसी साहबा से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। तो अब ये लिबास मैं ले लूं, क्योंकि आपको तो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। वो मुस्कुराई, फिर बोली, जितने खूबसूरत हो उतने ही तेज भी, लेकिन ये ड्रेस मेरा है। पैक करो, उसने लड़की को कहा। नहीं, ये मैं लूंगा, वो बजिद हुआ। मैं लूंगी, वो गुस्से से बोली। मैंने कहा मैं लूंगा, वो भी गुस्से से लाल होकर बोला। ए मिस्टर, मुझसे पंगा मत लो, वरना पछताना पड़ेगा। वो उंगली उठा के बोली। मैंने तो ले लिया पंगा, जो मर्जी कर लो। ये ड्रेस तो तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं भी देखती हूँ ये ड्रेस कैसे लेते हो तुम, वो चिल्लाई। मिस, आप ये पैक करें, उनको चीखने चिल्लाने दे। सर, ये पेमेंट कर चुकी है, सोमा अकड़कर मुस्कुराई। तो वापस कर दे। ए लड़की, पैक करो मेरा ड्रेस, वो इंतहाई गलत तरीके से चिल्लाई। रुके मिस। करमशाह ने उस लड़की को रोका और अंदर ऑफिस में चला गया। सामने बैठे लड़के को देखते उसने अपना तारुफ करवाया तो उठकर खड़ा हो गया। मुझे वो ड्रेस चाहिए, साथ ही उस मिस की माफी भी। अगर वो माफी नहीं मांगती तो जितनी कीमत उसने अदा की है वो हर जाने के तौर पर आपकी वर्कर को मिलेंगी। जी जी सर, ऐसा ही होगा, कहता वो इंटरकॉम पर ड्रेस पैक करके अंदर लाने को कह चुका था, जबकि गुस्से सोमा तो गुस्से से पागल होती ऑफिस में आ चुकी थी। मिस्टर, मैंने इस ड्रेस की कीमत अदा की, कैसे तुम किसी और को दे सकते हो? सॉरी मैम, आप ये नहीं ले सकती, और हमारी वर्कर और ऑनरेबल कस्टमर के साथ बदतमीजी करने के लिए आपको माफी मांगना होगी। क्या आप पागल हो गए? मैं सोमा मलिक को जानते नहीं हो तुम मुझे? मिनटों में बंद करवा सकती हूँ मैं ये बुटीक। आपकी तमाम अमाउंट हमारी वर्कर को हर जाने के तौर पर अदा कर दी गई है, आप जा सकती। ऐसे कैसे मैं जा सकती हूँ? करमशाह तो ड्रेस लेकर बाहर निकल आया था, फिर वो गाड़ी के बाहर खड़ा। जब सोमा बाहर निकली वो गुस्से से पागल हो रही थी। मैं तुम्हें देख लूंगी मिस्टर, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। वो क्या है ना, मुझे बदतमीज लोग बहुत बुरे लगते हैं, तो मैं चाहूंगा हम आइंदा कभी ना मिले। मुझे भी तुम्हारे जैसे लोग बहुत बुरे लगते हैं, कहती वो बगैर करमशाह की सुने अपनी गाड़ी में बैठकर रह गई, जबकि करमशाह ने मुस्कुराकर गाड़ी का दरवाजा खोला और बैठते रुक लारी अड्डे की तरफ कर लिया। हाय फजल, यहाँ तो बड़ी बड़ी गाड़ियां है वसी। और फजल बस से उतरे तो वसाई, जो पहली दफा शहर आई थी, वो तो गाड़ियां देखकर हैरान रह गई।
वो देख, लगता है किसी की मौत हो गई है। वसाई ने सामने खड़े हुजूम को देखते कहा, अरे वसाई, ये बसों का अड्डा है, इसलिए लोग जमा हैं। तुम भी पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। हैं, इतने लोग? गांव तो जब किसी की मौत होती है तभी इतने लोग इकट्ठे होते, या फिर किसी की विदाई पर। वसाई, ये शहर है, शहर कराची, बहुत बड़ा शहर। वसाई तो कभी इधर देखती तो कभी उधर देखती। जब उन्हें करमशा नजर आया, साई सरकार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है वसाई और फजल तुम? हम ठीक साई सरकार, आपकी बहुत याद आती है। वसाई रो पड़ी थी। वसाई, मैं जल्दी वापस हवेली आ जाऊंगा, परेशान नहीं हो। चले वो उनको गाड़ी में बिठाकर खुद भी बैठ गया। और सब ठीक है फजल गांव में? जी जी साई सरकार, सब ठीक है, बस आपको बहुत याद करते हैं। सबने सलाम भेजा आपके लिए। वालेकुम अस्सलाम। वो मुस्कुराया था। फिर इसी तरह की बातों में वो विला पहुंच गए। वरदा तो और वसाई से मिलकर बहुत खुश हुई थी, और वसाई भी। इरम को देख के तो सदके वारी जा रही थी। बहुत सोनी है हमारी बीबी साई। खाने से फारिग होने के बाद वो दोनों हॉल में ही बैठी थी कि कबीर आने आए तो वो पार्लर जाए। वसाई तो आज से ढोलक बजाना चाहती थी। माँ बनकर पाला है साई सरकार को, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ये दिन देखना नसीब होगा। वो दोनों ही वसाई की बात पे मुस्कुरा दी। मैं जान से मार दूंगी उसको। किसको? आईजी की बेवा अमीना बोली। वही जिसने मुझसे मेरा ड्रेस छीन लिया। सोमा चिल्लाई। तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं ले आया हूँ। आवाज सुनकर वो पीछे मुड़ी और फिर चिल्लाई, कबीर। वो उससे मिलते उसके पास ही बैठ गई। तुम कब आए? जब मेरी प्यारी दोस्त को मेरी जरूरत थी, और एक सरप्राइज भी है। क्या? वो खुश होते बोली। कबीर शाह ने उसे गिफ्ट पैक पकड़ाया तो उसने जल्दी से खोला। ओ माय गॉड कबीर! वो शॉक्ड रह गई। ये कैसे मुमकिन है कि कोई मेरी प्यारी दोस्त का पसंदीदा ड्रेस ले जाए और मुझे पता न चले, मैं उसे जाने दूं? खूब धुलाई की है मैंने उसकी, वाकई। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यू आर ऑल्सो। सुबह मॉल में करम बाहर निकलो, सीधे हाथ जो बुटीक है वहां जो ड्रेस डिस्प्ले पर लगा है वो ले लो, जैसा भी लेना है तुम्हें पता है। जी भाई जी, कहता वो उस तरफ चल दिया। मॉल से बाहर निकल के उसने कबीर शाह को बताया तो वो मुस्कुराया। आराम से मेरी गाड़ी में आके रख दो, लेकिन मैं ये घर, खबरदार, जो कहा है वो बस वो करो। रास्ते से फूल भी लेते आना, जल्दी है मुझे। जी अच्छा भाई जी, कहता वो मुस्कुरा दिया। ज्यादा तो मार नहीं मारा उसे? सोमा ने पूछा। बस ज्यादा ही था। शादी कब कर रही हो? कबीर मुस्कुराया। अब तो लगता है जल्दी हो जाएंगी। अच्छा, वो कैसे? सच बताऊं? हाँ बताओ। वो लड़का मुझे पसंद आ गया। कौन सा लड़का? कबीर शाह ने चाय का कप लेते हुए पूछा। यार, जिसने आज मॉल में लड़ाई की है मुझसे। इतना सुनना था कि कबीर शाह के हाथ से चाय का कप फिसलता उसके कपड़े खराब करता चला गया, जबकि कबीर शाह का तो दिमाग ही घूम गया था ये सुनकर। ओ ये क्या, कैसे? जाओ वॉश करो। इसे सोमा चिल्लाई तो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। बाहर निकल के वो बस मुश्किल से ही मुस्कुराया था, जबकि दिमाग वो बहुत कुछ सोच चुका था। अच्छा सोमा, मैं चलता हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि हम खाने पे जा रहे। नहीं, मुझे कहीं जाना है, उसने टालना चाहा। कबीर, मैंने कहा चलो तो चलो। तो वो चुपचाप चल दिया। मुझे नहीं लगता तुम्हारे भाई जी आएंगे इरम, मुझे तो बोला है कि आएंगे। कल मेहंदी है, आज अगर सर्विसेज नहीं ली तो कल वो नहीं करेंगे। जी, लेकिन अब क्या करें? चलो हम खुद चलते हैं। नहीं भाभी, हम नहीं जा सकते। क्यों? मैं कॉल करती हूँ, कहती वो कमरे में चली गई। जबकि वरदा को तो कबीर शाह पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जी भाभी, वो कॉल नहीं उठा रहे। मैं गाड़ी में हूँ, जल्दी आओ, कहती वो बाहर निकल गई तो इरम को भी साथ जाना पड़ा। वो बाहर बार बार कबीर शाह को कॉल कर रही थी, लेकिन वही कोई जवाब नहीं। पार्लर पहुंचकर वो दोनों ही मसरूफ हो चुकी थी। फारिग होते 3-4 घंटे लग गए तो भूख ने बुरा हाल कर दिया। चलो कुछ खा लेते, वो वहीं रुक गई रेस्टोरेंट में। खाना ऑर्डर किया तो इरम ने एक दफा फिर से कॉल मिलाई कबीर शाह को। जब फोन की घंटी उनके अकब से सुनाई दी और फिर दोनों ने मुड़कर देखा, जहां वो सोमा के साथ इंतहाई खुशगवार मूड में खाना तनावल फरमा रहा था। वरदा के तो आंसू ही निकल आए थे, जबकि इरम तो हैरान ही रह गई थी। अब ये क्या है, नजर का धोखा? ये समझ नहीं आ रहा। इरम कबीर शाह के काम से वाकिफ थी, कुछ कुछ समझ चुकी थी, लेकिन वरदा तो आग का गोला बन गई थी। दिल में तकलीफ महसूस हुई तो उठ खड़ी हुई। गुस्से से कबीर शाह पर नजर डालती वो शीशे का गिलास जमीन पे मारती चकनाचूर कर चुकी थी, जबकि कबीर शाह उसकी तरफ देखा।
लेकिन वो दूसरे लंबे अनजान बनता मुस्कुराया और फिर से खाने में मसरूफ हुआ। वरदा तो सुर्ख हो चुकी थी। इग्नोर करने के अंदाज से और भी तकलीफ हुई थी। दिल चाहा जमीन फटे और वो उसमें गड़ जाए। वो बगैर किसी को देखे बाहर निकलती चली गई। कबीर शाह की नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया और वो दिल से मुस्कुराया था। मेरी लिटिल गर्ल जेलस हो गई। वो अजीब सी खुशी में मुब्तला हो गया था। खाने का बिल देते वो सामने टेबल वाले का ऐलान ऑर्डर पैक करवा दिया था। सोमा को घर छोड़ते वो जल्दी से जल्द घर पहुंचना चाहता था। वरदा तेज तेज चलती गाड़ी में आके बैठ गई थी। भाभी प्लीज गुस्सा ना करे, अब ये इनकी कोई डील होंगी। इरम प्लीज अपने भाई जी की सफाइयां देना बंद करो। तुमने देखा नहीं उनकी स्माइल, क्या वो भी डील है? इरम तो बेचारी चुप ही हो गई थी। भूख से जान निकल रही थी, लेकिन अब घर जाकर कुछ खा सकती थी। आपकी तो खैर नहीं भाई जी, आपकी बेगम आपको दिन में तारे दिखा दे। याद रखना, वो सोचकर मुस्कुराई। घर आते ही वरदा कमरे में चली गई, जबकि इरम किचन में। अभी वो खाना डालकर बाहर लाई। जब उसे कबीर शाह आता दिखाई दिया, वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। पीछे मुलाजिम खाना लेकर आ गया। छोड़ो उसे और ये खाओ, मैं ले आया हूँ। वो सुकून से बोला, फिर इधर उधर देखते शरारत से बोला, कहाँ है वो आग का शोला? इरम की तो हंसी छूट गई थी। कमरे में बंद है और अपनी खैर मनाए, आग भड़की हुई है पूरी। हाँ हाँ हाँ, हम तो उस आग में जलने के लिए तैयार है गुड़िया। वो बेहतरीन अदाकार था। भाई जी भाभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस बात पर कबीर शाह को बड़ी खुशी हुई थी। वो उसके लिए रो रही है, ये एहसास बहुत खूबसूरत था। जाओ बुलाकर लाओ, खाना खा लें, वरना भूखी ही सो जाएंगी। नहीं भाई जी, मैं नहीं जा रही, पहले ही मैं रास्ते में डांट पिलाई है मुझे। हाँ हाँ हाँ, मेरी शोला लिटिल गर्ल, आप जाए। इरम ने मशवरा दिया। मुझे जलाकर भस्म करना चाहती हो लड़की? तो ठीक है, फिर वो भूखी ही सो जाए। इरम ने लापरवाही से कहा। लड़की मेरी मदद करो, जिसका काम उसी को साजे, कहती वो किचन में चली गई। जबकि कबीर शाह को तो समझ ही नहीं आ रही थी कैसे जाए। नॉक की आवाज पर वो आराम से ही बोली कि इरम जाओ प्लीज। दस्तक तेज हुई तो फिर से बोली, जाओ इरम यहाँ से। दस्तक शदीद हुई तो गुस्से से दरवाजा खोलकर बोली, बोला ना जाओ यहाँ से, तुम क्यों नहीं जा रही? कबीर शाह को ये खोलता हुआ लावा उबलते देखकर सब कुछ ही भूल गया। वरदा तो कबीर शाह को देख और भी लाल हो गई। जब कबीर शाह अंदर दाखिल होते दरवाजा बंद कर गया और वरदा की बोलती बंद हो गई। वरदा के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि बाहर कबीर शाह होगा। क्यों रो रही हो? आराम से बोला। मेरी मर्जी, में हंसू या रो, आपसे मतलब। खाना खाए बगैर ही क्यों वापस आ गई थी? और जब मैंने मना किया था कि बाहर अकेले नहीं जाना, तो क्यों गई थी? इसलिए मना किया था ना कि आपके करतूत ना देख लूं, वो ऊंची आवाज में बोली। तो फिर क्या देखा तुमने लिटिल गर्ल? वही जो सरे आम कर रहे थे, चबा चबा कर बोली। तो फिर कैसा लगा? बुरा लगा? क्यों, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीखी। तो फिर खाना खाए बगैर वापस क्यों चली आई? मेरी मर्जी नहीं थी। भूख, वो अब भी लाल बबू का बनी हुई थी। अगर भूख नहीं थी तो रेस्टोरेंट क्यों गई थी? मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। तुम होते कौन हो सवाल जवाब करने वाले? ताल्लुक क्या है तुम्हारा मुझसे? वो हजियानी होकर चिल्लाई। इस पल कबीर शाह को वो कोई और ही वरदा लगी, पागल सी, दीवानी सी, इश्क में भीगी हुई। ताल्लुक तो बहुत गहरा है मेरी जान। नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं बनाना चाहती हूँ। तुम जो चाहो करो, मुझे परवाह नहीं, वो चबा कर बोली। मैं वापस चली जाऊंगी, कभी ना वापस आने के लिए। भूल है तुम्हारी लिटिल गर्ल। कबीर शाह ने तो तुम्हें तब कहीं जाने नहीं दिया जब तुम लाइल्म थी, अब तो सब कुछ जानती हो। मैं फैसला कर चुकी हूँ। कबीर शाह गुस्से से लाल होकर बड़े बड़े सांस ले रही थी। कबीर शाह के जब्त ने जवाब दे दिया था और उसे खींचा दरवाजे के साथ जोर से पटक चुका था। तकलीफ से वरदा की चीख निकल गई थी। तुमने सोचा भी कैसे यहाँ से जाने का? वो गुस्से से दहाड़ा। ताल्लुक बनाना कौन सा मुश्किल है, अभी रुखसती करते ताल्लुक बना लेते हैं। पागल हो चुके हो तुम। वरदा हल्की आवाज में गुर्राई। हाँ, मैं हो चुका हूँ पागल। तुमने कर दिया है मुझे पागल। ये दिल आग में जल रहा है, कैसे तुम किसी और से निकाह का सोच सकती हो? इज्जत हो तुम मेरी, तुम्हें मरना भी कबीर शाह के बाहों में होगा। याद रखना। वरदा को उसकी आंखों में लाली देख खौफ सा महसूस हुआ। वो डरी सहमी से उसे घूर रही थी। जब वो उस पर झुकता चला के उसके लबों पर शिद्दत लुटाते वो अपनी नाराजगी उस पर जाहिर कर रहा था। विरदा तो
उसे पीछे करने की कोशिश में हलकान हो चुकी थी। वो सोमा है, दोस्त है मेरी, काम करती है मेरे साथ। आज उसको उसका पसंदीदा लिबास वापस लेकर दिया है तो उसने खुशी से डिनर करवाया। बस थोड़ा-सा एतबार ज़्यादा करना था उसका खुद पर, इसलिए इतनी ज़्यादा खुशी का इज़हार कर रहा था। वो आहिस्ता-आहिस्ता उसे सब बताता चला गया। मुझे क्यों बता रहे हो? ताकि तुम ये रोना-धोना छोड़कर बाहर डिनर के लिए आ जाओ। अगर अगले 5 मिनट में तुम फ्रेश होकर नीचे टेबल पे ना आई तो सच कह रहा हूँ, आज की रात तुम्हारी शादी की रात मतलब सुहाग रात होगी। अब तुम्हारा सुहाग तो कबीर शाह, ये तो कबीर शाह नाइट होगी। हुँ। उसके गाल थपथपाता वो बाहर निकल गया जबकि वरदा ने एक दफा फिर से दिल का गुबार हल्का किया था। फिर वो फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गई और जानती थी इसलिए रुखसती करना मुश्किल नहीं है। वो सब खाने की टेबल पर रखकर वरदा का इंतजार कर रहे थे। करमशाह भी आ चुका था। वही सब कुछ था वो जो रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके छोड़ आई थी। उसके आते ही सबने खाना शुरू किया, लेकिन कबीर शाह की मुस्कुराहट गहरी थी। मेरी पागल लिटिल गर्ल, कहता वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। इलम पहले पीले लहंगे में बहुत प्यारी लग रही थी। कबीर शाह ने उसने सारा घर फूलों और पत्तियों से सजवाया था। लॉन के पीले फूलों से सजाया गया था। ये कबीर विला की पहली खुशी थी जिसमें उस घर के बड़ों में से कोई भी शामिल नहीं था। कबीर शाह सफेद कुर्ता शलवार में बेहतरीन दिख रहा था, जबकि दूल्हा साहब ने सफेद सूट के ऊपर पीली वॉस्केट पहनी थी जो वसाई खास तौर पे उसके लिए लाई थी। वसाई, रज्जो, फजल सभी अपने मालिकों की खुशी में खुश थे। ढोलक की थाप पर भंगड़े डालते घर के मुलाजिम उनके खानदान का हिस्सा थे। सभी मुलाजिम के घर वाले मदऊ थे। बेहतरीन खाना बन रहा था। टिक्का बोटी, मलाई बोटी, सीख कबाब, पूरियां, हलवे, मटन, चिकन, मीठे पकवान, चावलों की बहुत सारी डिशें थी। कबीर शाह तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसके करम शाह की शादी है। इरम को लाकर स्टेज पर बिठाया गया तो साथ करमशाह को भी बिठाया। वो दोनों ही खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन वो कहाँ है? कबीर शाह के दिल ने दुहाई दी, अभी तक नजर नहीं आ रही थी। वो उसे देखने अंदर चला गया। उसके कमरे का दरवाजा खुलते देखा तो मौजूद नहीं थी। फिर वो ऊपर बारी बारी सारे कमरे चेक कर चुका था, लेकिन वो वहां नहीं थी। वो नीचे आया तो किचन में देखा, वो भी खाली, बाकी नीचे के कमरे भी बिल्कुल खाली। उसने जल्दी से गार्ड्स को फोन किया तो उन्होंने बताया कि बाहर तो कोई नहीं गया। कबीर शाह का दिल तो मानो तड़प ही उठा था। जब उसने सिक्योरिटी रूम के में कॉल की तो पता चला मोहतरमा कहाँ है, तुम्हारी खैर नहीं लिटिल गर्ल। कबीर शाह गुस्से से सीढ़ियां चढ़ता ऊपर छत पर आया तो एक कोने में कुर्सी पर बैठी थी, गुमसुम सी, परेशान। वो तैयार थी, हल्की सी लिपस्टिक लगा के, बस ड्रेस भी सादा ही था। यहाँ क्यों बैठी हो? दिल नहीं कर रहा। वो उदास थी या रो रही थी? क्यों? पता नहीं क्यों। क्या करम की शादी का दुख है? सोच उसके जहन में आई। नहीं, वो सिर्फ अपने छोटे साहब से मोहब्बत करती है। दिल ने फौरन कहा। क्या बात है? वो चाहते हुए भी गुस्सा नहीं कर पा रहा था। आहिस्ता से उसके पास बैठकर वो पूछ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना मेरा अपना तकलीफ में है, लेकिन मुझे नहीं मालूम। तुम तैयार भी नहीं हुई और वो जोड़ा कहाँ है जो उस दिन लेके आई थी, सब्ज और पीला गरारा? वरदा ने हैरानगी से कबीर शाह की तरफ देखा। उसने कब दिखाया था उसे वो जोड़ा? और गरारा, ये लफ्ज तो आज तक कबीर शाह के सामने नहीं बोली। कौन सा ड्रेस? जो अरब बुटीक से लिया था वो वाला। अरब बुटीक? वरदा को तो अभी पता चला उस बुटीक का नाम अरब बुटीक था। आपको कैसे पता? आखिर वो पूछ ही चुकी, क्योंकि वो जोड़ा मैंने ही पसंद किया है मेरी जान। वो उसे बाहों में भरता सच बता ही चुका। वो वरदा तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। कोई बहुत ही घिन्ना मिसना है ये शख्स। वो सोच कर रह गई। छोड़े, मुझे तैयार होना है, वो बेजारी से बोली। जब कबीर शाह अपनी मोहब्बतों का उस पर उड़ेलते हुए बोला, मैं इंतजार कर रहा हूँ, अच्छी सी तैयार होके आना जल्दी से, फिर हमने रस्म भी करनी है। वरदा तो बस जी ही बोल सकी। पता नहीं ये इतना अच्छा कैसे हो गया। पहले तो बोला तो नफरत है, माफ नहीं करूंगा, और अब बेहतर था वो पंगा ना ले। जो वो कह रहा था वो करती तो तैयार होने चली गई। कबीर शाह नीचे आया तो डॉक्टर मोहम्मद भी पहुंच चुका था। वो खुश होकर मिले थे। भाई जी, आप कम से कम हमें तो बताते। बस मोहम्मद, शायद ये सब ऐसे ही होना था। ये तो है, चलो खाना खाते, कहते वो लॉन में आ गए। वसाई करम शाह के पास ही बैठी थी। वो सब मेहमान मोहम्मद, ये सब हमारी फैमिली है, हमारे सारे मुलाजिमीन और उनके अहले खाना।
मुझे देखकर खुशी हुई भाई जी। फिर वो करम शाह के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुबारक हो जिगर। खैर मुबारक। करम शाह मुस्कुराया। भाभी बहुत प्यारी है माशाअल्लाह। नजर मत लगाना। नहीं लगाता कमीने। सभी खुशी थे लेकिन इंतजार था कबीर शाह को बस अपनी लिटिल गर्ल को देखने का। वो उसे कैसे बताता उसके दिल में जो दर्द है वो उसकी माँ के लिए जो उस वक्त तड़प रही है। उसकी दोनों टांगे काट दी गई थी। कबीर शाह हाथ जोड़कर माफिया मांगते। वो सिर्फ एक दफा वर्दा से मिलना चाहती थी लेकिन कबीर शाह नहीं चाहता था कि वर्दा उससे मिले। उन सारी लड़कियों को वो कोटे के सहन में दफना चुका था और इस कोटे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। जब भी वो सब्ज और पीले गरारे में आती दिखाई दी सलीके से दुपट्टा ओढ़े वो वाकई वर्दा कबीर शाह लग रही थी। कबीर शाह तो बेसाख्ता ही उठ खड़ा हुआ। वो अब ये दूरियां मिटाना चाहता था लेकिन शायद जिंदगी इम्तिहान लेती है जानलेवा। वो उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ बड़ा। फिर वो गजरे से जो थोड़ी देर पहले लाया था उसके लिए उसे पहना दिए। वरदा तो शर्म से सर ही झुका गई। वसाई ने बेसाख्ता उसकी नजर उतारी थी। करमशाह ने मुस्कुराकर अपने भाई को देखा जो शायद अपनी मोहब्बत के आगे अपनी जिद और अनाक कुर्बान कर चुका था। वो दोनों चलते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। फिर रस्म का आगाज हुआ। उन दोनों ने किया। वर्दा और कबीर ने मिलकर कपल रस्म की और करमशाह के साथ इरम का भी मुंह मीठा करवाया। उसके बाद बाकी सब ने बारी बारी रस्म की। बच्चियों ने लोडी डालकर महफिल को चार चांद लगा दिया। वर्दा सारे फंक्शन पर खुद पर कबीर शाह की नजरों की गरमाइश महसूस करती रही थी। रात 11 बजे वो सारे फारिग होकर अपने अपने कमरों में चले गए। हारिस ने लान की मुकम्मल सारी सफाई शुरू करवा दी। वो रात भर इधर ही था। इरम को अपने कमरे में छोड़ते वो कह आई थी फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। फिर चाय पीते और खुद भी चेंज करने कमरे में चली गई। दरवाजा अंदर से लॉक करते वो ध्यान से चेंजिंग रूम में घुस गई। दुपट्टा उतारते वो अपने बाल खोल चुकी थी। शर्ट की बैक डोरियां मुश्किल से ही खोल रही थी जब किसी ने मदद करते आसानी से खोल दी। वरदा ने जल्दी से आईने में नजर डाली तो बड़ी शान से उसके पीछे मौजूद था। यकीनन वरदा की चीख निकल जाती अगर वो मुंह पे हाथ न रखता। वरदा की शर्ट की डोरियां खुलते ही बैग के बड़े से गले से नुमाया होते गर्दन पर कबीर शाह के जब्त का गहरा इम्तिहान ले रही थी। ऐसी बेबाकिया तो उसे कई दफा कर चुका था लेकिन तब वो डरती थी उससे। जानती नहीं थी क्या रिश्ता उनमें क्या। लेकिन आज मामला कुछ और था। वो जानता था वरदा का इश्क है और वो जानती थी कबीर शाह का इश्क है। वरदा वो अपने लब रखता वर्दा को लर्जा गया था। आप यहाँ क्यों आए हैं? इतनी देर से तैयार हुई थी फिर देखने का मौका ही नहीं मिला और अब आई हो कमरे में। पूरे 45 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। हद है वैसे। जाए कोई देख लेगा तो देख ले बीवी है मेरी। वो मुस्कुराया। वर्दा को उसका यूं अचानक बदल जाना कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती उसके लब कबीर शाह की कैद में आ चुके थे। वो अपनी मर्जी से पीछे हुआ था। फिर तो उसकी बेलगाम लब गर्दन से सिर तक पहुंच गए। पर्दा की मज़ाहमत तो किसी काम ही नहीं आ रही थी। वो उसे जी भरकर प्यार करता मुस्कुराता बाहर निकल गया जबकि वर्दा ने तो बस खामोशी से ही उसका जानना गनीमत समझा। दिन देर से सब जागे थे। नाश्ते के बाद वो दोनों तो पार्लर जाने की तैयारी करने लगी जबकि दोनों भाइयों ने घर ही तैयार होना था। गार्ड्स की गाड़ी उन दोनों के साथ थी। बारात का फंक्शन रात 10 बजे रखा गया था। वो आराम से तैयार होकर वापस आ सकती थी। कबीर शाह किसी भी मामले से गाफिल नहीं था लेकिन आज वो सबसे हटकर सिर्फ अपने भाई की शादी एंजॉय करना चाहता था। रात 8 बजे दोनों भी तैयार थे लेकिन दुल्हन अभी तक नहीं आई थी। कबीर शाह बाहर खड़ा सारे मेहमानों को रिसीव कर रहा था। उनके खास बिजनेस के दोस्त थे। बाकी किसी को बुलाया नहीं गया था। वर्दा और इरम भी पहुंच चुकी थी। वो दोनों कमरे में चली गई थी। इरम डीप रेड लहंगे में गुड़िया लग रही थी जबकि वर्दा कबीर शाह के दिए पिंक ड्रेस में गजब ढा रही थी। दुल्हा ब्लैक शेरवानी में शहजादा लग रहा था जबकि कबीर शाह ने थ्री पीस पहना था लेकिन शर्ट पिंक थी। 10 बजे तक सभी मेहमान आ चुके तो उन लोगों ने बाकायदा बारात लाने का एहतमाम किया। बैंड बाजों के साथ वो ढेरों पैसा वार वार कर फेंक रहे थे। बारात का इस्तेमाल करने वालों में इरम के माँ बाप और घर वाले शामिल थे जिनके बारे में सिर्फ कबीर शाह जानता था। इरम को अभी तक उनकी आमद की खबर नहीं थी। वर्दा ने सारी बारात हॉल के दरवाजे में खड़ी होकर देखी थी। सभी अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे लेकिन कबीर शाह दाखिली दरवाजे के सामने ही खड़ा था। जब वो वर्दा ये पूछने के लिए कि इरम को ले आए बाहर उस तक चलती हुई आई और यही वक्त था जब सरमद आगा मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ। वो मुस्कुराता हुआ कबीर शाह के पास आके बोला, ये क्या शादी, भाई की शादी और वो भी अकेले अकेले, हमें बुलाया भी नहीं।
जब पीछे से वरदा को देखकर वो बात करना भूल गया। कबीर शाह ने उसकी नजरों के ताक़ुब में देखा जहां वरदा उस तक पहुंच चुकी थी। कबीर शाह ने फौरन उसे अपने पीछे छुपाया। आप बैठे आगा जी, मैं आता हूँ, कहता वो वरदा का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ ले गया। जबकि सरमद आगा की हवस ज़दा आंखों में उसने ओझल हो जाने तक उसका पीछा किया। उफ उफ उफ, इतना हुस्न! तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता फैरी। ये कबीर शाह भी नहीं। अपने बंदे को इशारा करते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गया। तुम क्यों आई बाहर? कबीर शाह वरदा का हाथ छोड़कर चिल्लाया। वरदा तो उसके गुस्से को देखते घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। मैं इरम को बाहर लाने का पूछने आई थी। नहीं, कोई बाहर नहीं आएगा, और जाओ तुम अंदर, कुछ भी हो। वरदा, कबीर शाह, तुम बाहर नहीं निकलोगी, समझी? वरदा तो बस आंखें फाड़े उसे देख रही थी। समझी? वो दहाड़ा तो वरदा अपने मोटे मोटे आंसू साफ करती ऊपर अपने कमरे की तरफ गई। वो फूले फूले सांस के साथ हॉल में चक्कर लगा कर रह गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सरमद आगा यूं मुंह उठाकर चला आएगा। सिक्योरिटी रूम में वो हाई अलर्ट के ऑर्डर दे चुका था। बाहर सब मेहमान मौजूद थे जब मौलवी अब्दुल समद तशरीफ लाए। कबीर शाह ने अंदर ही इरम का निकाह कराया। फिर करम शाह ने कबूल है कहा तो करम शाह के गले लगकर मुस्कुरा दिया। सरमद आगा भी आगे बढ़ते मिला था और एक लिफाफा करम शाह की तरफ बढ़ा दिया, जिसे उसने शुक्रिया के साथ रख लिया। सरमद आगा तो पागल कुत्ते की तरह बार बार वरदा का इंतजार कर रहा था, कहीं से उसकी बू सूंघ सके। जब कबीर शाह उसके पास आकर खड़ा हुआ, आगा जी, वो बीवी है मेरी, कबीर शाह की इज्जत तो अपनी नजरें झुका कर रखे, वरना कबीर शाह को वो आंखें जलानी आती है जिनसे उसे देखा गया हो। शाह जी, हम जानते हैं आईजी की क्या हालत की थी आपने, और प्यारी भाभी जी का बैकग्राउंड क्या है, लेकिन यकीन करें, मैं दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन हूँ। आप तो हमारे दोस्त है। ओके, इजाजत दे, चलता हूँ। श्योर, कहता कबीर शाह उसे गेट तक दफा करने आया था। उसके जाते ही उसने वरदा के कमरे का रुख किया, जो लॉक नहीं था। हर चीज बिखरी हुई, वो भी उजड़ी हालत में बेड पर गिरी, शायद सो गई थी। कबीर शाह को अपनी गलती का बुरी तरह एहसास हुआ था, लेकिन इस वक्त वो सब कुछ भूल चुका था। वरदा, वरदा, प्यार से कहते वो बेड पर उसके साथ बैठ चुका था। माफ कर दो मुझे। देखो, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे, प्लीज उठो और अपना हुलिया दुरुस्त करो प्लीज। वो अभी भी कुछ नहीं बोली थी। वरदा, उठो प्लीज। जाओ, चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, वो गुस्से से बोली तो कबीर शाह मुस्कुरा दिया। सॉरी मेरी जान, माफ कर दो मुझे, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी पलीत नजरें मेरा दिमाग खराब कर गई थी। मैं तुम्हें 7 पर्दों में छुपा लेना चाहता हूँ। मेरा काम ऐसा ही है जहाँ हर वक्त जान हथेली पे रख कर चलना पड़ता है। प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैंने कहा ना, जाए नहीं है मेरा कोई भी। ना मैं किसी के लिए तैयार होना चाहती हूँ, ना मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मुझे तलाक दे दो कबीर शाह, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती जो मेरी इज्जत ना कर सके। मैं कोई चीज नहीं जो तुम छुपा लोगे मुझे। चाहे जहाँ चाहते हो बेइज्जत करते हो, कहते हो मोहब्बत करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, और आज तो तुम्हारी जबान पर तलाक का लफ्ज आया है। आइंदा कभी आया तो जबान काट कर रख दूंगा। उठो, फ्रेश और रुखसती का वक्त हो गया है। जब सब कुछ मेरे बगैर हो गया तो रुखसती भी हो जाएंगी। क्यों चाहती हो मैं आज भी की रात भी? बस करो मुझे डराना धमकाना कबीर शाह। मोहब्बत ऐसी नहीं होती। ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ एक एहसान का बदला है जो तुम चुका रहे हो। वरदा, मैं लड़ना नहीं चाहता, प्लीज उठो। बहुत लोग हैं बाहर, प्लीज। वरदा का हाथ पकड़कर वो मिन्नतें कर रहा था। आखिर वो जिद छोड़कर राजी हो गई। 15 मिनट के बाद वो पिंक लिबास में पौनी किए बगैर मेकअप, बस लिपस्टिक लगाकर आ गई थी। आंखें रोने से लाल हो चुकी थी। कबीर शाह शर्मिंदा हुआ था। उस गीत से बचाने के लिए उसका दिल दुखा बैठा था। वरदा इरम को साथ लेकर बाहर आई तो करम शाह ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। वो महरिम थी उसकी। इरम के तो होश तो तब उड़े जब उसने अपने घर वालों को देखा। आंसू तो निकल ही आए थे। रस्मों के बाद रुखसती अंजाम पाई और इरम को करम शाह के सजे सजाए कमरे में बिठा दिया गया। इरम के घर वाले रुखसती के बाद वापस चले गए, जबकि वसाई और फजल कुछ दिन रहने का इरादा रखते थे। करम शाह कमरे में आया तो वो नॉर्मल सा था, आम शख्स की तरह, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट तो थी लेकिन खुशी नहीं थी। उसने वरदा की सुर्ख आंखें देख ली थी और वो कबीर शाह से दो टूक बात करने का इरादा रखता था।
इरम को मुंह दिखाई देते वो इतना ही बोला था, आप अभी बहुत छोटी है, मैं चाहता हूँ हम अपनी अजवाजी जिंदगी आपके 18 साल हो जाने पर शुरू करें। आप चेंज करके आराम करें। और वो वॉशरूम में घुस गया। वक्त लगता है किसी को भुलाने में, और वो खुद को वक्त देना चाहता था ताकि वो पूरे खुलूस के साथ इरम को अपनी जिंदगी में शामिल करे। वो अपने भाई को खुशी के लिए पीछे तो हट गया था, लेकिन भूलना इतना आसान नहीं होता। इरम अपने शौहर की हर बात मानना फर्ज समझती थी। उसे कोई एतराज नहीं था अपने शौहर की बात पर। वो आराम से उठती चेंजिंग रूम में घुस गई और थोड़ी देर के बाद वो आरामदाह लिबास में बाहर आई। इरम, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे कमरे की कोई बात हर जाए बाहर जाए, तो ख्याल रखिएगा। मैं ख्याल रखूंगी, इरम ने आहिस्ता से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। इरम की फर्माबरदारी जल्द उसका दिल जीत लेंगी, वो जानता था। वरदा तो कमरे में आते ही ड्रेस चेंज कर चुकी थी। कबीर शाह के आने पर वो बस सो जाने की एक्टिंग ही कर सकती थी जो उसने की थी, और कबीर शाह अपना प्यार लुटाकर वापस जा चुका था। लेकिन वो खुश नहीं थी। उसे कबीर शाह का धूप छाव और सा मिजाज समझ में नहीं आ रहा था। वो कब गुस्सा हो जाए, कब सब कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो क्या था? वो वरदा की समझ से बाला था। एक पल में इश्क में भिगोता चला जाता और दूसरे ही पल उसे कड़कती धूप में खड़ा कर देने वाला। नॉवेल इख्तिताम की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे। बहुत दुखी। पता है वरदा को हमेशा हमेशा के लिए कबीर शाह से दूर रहना पड़ जाए। लीजा, ये क्या बचपना है? सरमत आगा ने मुस्कुरा कर कहा। डैड, हम दोस्त सिर्फ 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप परेशान नहीं हो। लीजा, आपको पता है डैड आपके बगैर नहीं रहते। तो आई नो डैड, बट ट्रिप प्लान कर चुके हैं। ओके, जाओ। भाई, कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 20 लाख। अगर कम पड़ गए तो आप है ना, मैं कॉल कर लूंगी। नहीं, तुम परेशान नहीं होना। अगर कम पड़े तो अगले 10 मिनट में मेरी बेटी को पैसे मिल जाएंगे। वैसे जा कहाँ रहे हो तुम लोग? तुर्की। अच्छी जगह है, लेकिन तुम वहां पहले जा चुकी हो। अभी तो दोस्तों के साथ जा रहे हैं। तो ये है, तो जाओ, एंजॉय करो। बस मेरे पापा बेस्ट है। वो गाल चुमती अंदर चली गई, जबकि सरमद आगा बाहर निकल गया। करम शाह और हीरम नाश्ते की मेज पर बैठ चुके थे। कबीर शाह भी आ चुका था। वरदा किचन से चाय लेकर आई तो हीरम मुस्कुराकर उससे मिली। वरदा भी खुश हुई थी मिलकर। उसकी सूजी सूजी आंखें उसके रोने का पता दे रही थी। नाश्ता पुरतकल्लुफ था। शादी की पहली सुबह थी, तो हलवा पूरी चने के साथ पाए नान भी मंगवाए गए थे। सबने खामोशी से नाश्ता किया, जिनमें करम शाह ने 10,000 वरदा की प्लेट में रखे। ये क्या है? वसाई ने बताया, जब शादी की अगली सुबह बहन या भाभी नाश्ता लेकर आए तो नेक देते हैं। वरदा मुस्कुराई और फिर किचन में चली गई। उस मुस्कुराहट के लिए तो वो तरस गया था। क्या था ऐसा जो भाई जी ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली थी? नाश्ते के बाद वो कबीर शाह के कमरे में चला गया था। भाई जी, मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, तो बताए वजह। पता नहीं यार, मैं करना नहीं चाहता था, बस हो जाता है। इस पर किसी की नजर भी बर्दाश्त नहीं होती, और फिर उस सरमद आगा की हवसजदा नजरें ने मुझे पागल कर दिया था। तो इसमें भाभी का क्या कसूर? जानता हूँ यार, नहीं कोई कसूर, लेकिन भाई जी, मेरी माँ को देख देख कर के जैसे वो करती थी, आप भाभी को भी वैसे ही समझ रहे हैं। आप तो अजीब से हो गए। वो बीवी है आपकी, गुलाम नहीं है। एतमाद करे उन पर। मोहब्बत काफी नहीं होती, एतबार ज्यादा जरूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, कबीर शाह शर्मिंदगी से बोला। माजरत भाई जी, कल रात आपका रवैया बहुत बुरा था। इस तरह तो बहुत मुश्किल है ये सब चल सके। मैं आइंदा ख्याल रखूंगा यार। लेकिन उससे भी तो बोलो तलाक की बात ना करे। आप खुद को ठीक करे भाई, वो सोचेंगी भी नहीं। हर औरत हिना बेगम नहीं होती। वो कहता हुआ बाहर निकल गया। वर्दा कमरे में आई तो उदास थी। उसके बाप का इंतखाब बार बार गलत साबित हो रहा था। वो भरी महफिल में उसे जलील कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। मैंने तो नहीं कहा था उस आदमी से कि वो मुझे देखे। सारी रात जागने की वजह से वो जल्दी सो गई थी। जब कबीर शाह अंदर दाखिल हुआ, अभी भी आंसू की लकीर बनी हुई थी उसके गाल पर। मुझे माफ कर दो लिटिल गर्ल, मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन मेरा ऐसा इरादा नहीं था। बस मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता हूँ, दूर रखना चाहता हूँ। जा बजा उसके चेहरे को चूमते हुए आहिस्ता से बोल रहा था। काफी देर बाद वो उठकर चला गया तो वरदा ने आंखें खोली। आंसू तवातर से बह रहे थे। वो चुपचाप बस यहाँ से चली जाना चाहती थी, दूर, बहुत दूर, जहाँ कबीर शाह का साया भी ना हो।
वो इतना तो जान चुकी थी कि वो उस पर एतबार नहीं करता और एतबार नहीं उसे, वो उसे अभी तक वहीं से लाई औरत समझ रहा है जहां जाना सिर्फ उसकी मजबूरी थी। ऑफिस की मेज पर करम शाह और कबीर शाह हारिस के साथ मौजूद थे। हारिस, कल तुम और लीजा तुर्की पहुंच जाओगे तो सारे मामलात पर नजर रखना। लीजा को तब तक कुछ नहीं कहना जब तक सरमद आगा कुछ गलत नहीं करता। मैं और सरमद आगा कल शाम को निकल रहे, पूरे रास्ते कुछ गलत नहीं होगा, हम खैरियत से वहां पहुंच जाएंगे। फिर अटैक होगा। करम, तुम यहाँ सबको संभालोगे? जी भाई जी। हारिस, तुम निकलो यहाँ से, पैकिंग करो और लीजा को उसके बाप की हदूद से दूर ले जाओ। करम, तुम सारे इंतजामात आज ही देख लो, रात को डिनर है तुम दोनों का हमारी तरफ से। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, लेकिन तुम ये देखो पहले। जी भाई जी, कहता वो अपने ऑफिस चला गया। सोमा, यस फ्रेंड, आज रात उसकी हर हरकत पर नजर रखो। वो जरूर ऐसा कुछ करेगा जो छुपा हुआ है और आज ही करना लाजमी है। वीडियो बनाने के लिए अपना फोन चार्ज रखना प्लीज। ओके, अब ऐसी भी बात नहीं कहती। वो मुस्कुराती फोन रख चुकी थी। पूरा दिन एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं मिली थी उन्हें। हर कोई अपना अपना काम बखूबी करना जानता था। इस दौरान रात के 10 बज गए थे। करमशाह, तुम जाओ घर में, नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन इतना सारा काम, तुम कल जल्दी ऑफिस आना, फिर कर लेना, जाओ। आज दूसरा दिन है शादी को, तो जाओ प्लीज। जी भाई जी, कहता वो जाने लगा तो बोला, भाभी को बताकर जाइएगा क्योंकि काफी दिन लग जाएंगे। हाँ, मैं बता कर जाऊंगा। करम शाह घर के लिए निकल चुका था जबकि कबीर शाह वहीं काम में मसरूफ हो गया। बस सोमा की कॉल आई, मैं जा रही हूँ चाचा के पीछे। ओके, कहता वो लोकेशन ट्रेस कर रहा था। 3 घंटे वो दोनों अपनी जगह पर काम पर लग गए थे। सोमा ने पूरी रात उसका पीछा किया तो जब रात 1:26 पर अमार उस कोठी में दाखिल हुआ जिसकी लोकेशन मालूम करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे। अमार के साथ सरमद आगा के ताल्लुकात सोमा जानती थी क्योंकि वो अपने बाप के आखिरी दिनों में अपने बाप के काले करतूतों से भी वाकिफ हो चुकी थी क्योंकि कबीर शाह उसे सब दिखा चुका था। वो बहुत करीब से हर एक चीज का जायजा ले चुकी थी। वापस मुड़ते उसने देखा कि कुछ लड़कियां बाहर भेजी गई हैं। अब वो उनके पीछे थी। कबीर शाह हारिस को सब समझाता सोमा के पीछे गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी मुसीबत में फंसे। वो शहर से बाहर वाली सड़क पर आ चुके थे। सोमा और कबीर शाह उनके पीछे ही थी जब एक काली गाड़ी तेजी से आके रुकी। उसमें से निकला उसे सारे खुफिया काम का सरपरा, कबीर शाह के बाप जलाल शाह का बेहतरीन दोस्त सिराज दुर्रानी। कबीर शाह की चेहरे पे मुस्कुराहट गहरी हुई, फाते करार पाए जाने की मुस्कुराहट। आखिर कब तक तुम मुझसे छुप सकते थे सिराज दुर्रानी? सुमा बाकायदा ये वीडियो बना रही थी। वो कुछ देर की मीटिंग के बाद वापस चले गए जबकि लड़कियां वो अपने साथ ले गया था। उनके जाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए रहे फिर वापस मुड़ गए। अगली सुबह वो घर आया तो बहुत थका हुआ लग रहा था। नाश्ता करते ही सो गया। जब उठा तो उसके पास वक्त कम था। अपनी तैयारी मुकम्मल करता वो वर्दा के कमरे की तरफ बढ़ गया। वर्दा अलमारी से कपड़े निकाल रही थी जब वो अंदर आया। वो पहले भी वर्दा के कमरे में नॉक करके नहीं आता था। उसके पीछे खड़े होते वो चेहरा उसके कंधे पे टिका गया। माफी मिल जाएंगी मोहतरमा? बहुत हो गई नाराजगी, अब और नहीं। आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, पक्का वादा। आप भूल जाते वादा, वो गुस्से से बोली। अब नहीं भूलूंगा, और अब बहुत हो गई दूरी। मैं खास मिशन पे जा रहा हूँ, दुआ करना। हो सकता है शहादत हो नसीब में, और हो सकता है वापस आ जाओ। वरना तो तड़प ही गई थी उसकी बात पर। ऐसा मत बोले, मैंने माफ कर दिया। वरना मैं अपने मुल्क की बच्चियों को रिसवा नहीं होने दूंगा। उन गद्दारों को कुत्तों की मौत मार दूंगा। मैं वादा नहीं करता, लेकिन अगर वापस आ गया तो हम आते ही शादी कर लेंगे। वादा इसलिए नहीं करता, क्या पता वापस ना आ सकूं। अगर मेरी मैयत घर आ जाए तो रोना मत, बहादुर बनना, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं। और तुम्हें इजाजत होगी दूसरे निकाह की। वरदा तो फुट फुट कर रो पड़ी थी। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। ये अल्फाज कबीर शाह के दिल को राहत पहुंचा गए थे। मैं भी नहीं रह सकता। मैं उसे नहीं रह सकता, उसे जोर से खुद में भीज गया था। वरदा के रोने में शिद्दत आ गई थी। कुछ भी हो जाए, अकेले घर से मत बाहर मत निकलना, ही समझ। वरदा बस हाँ में सर हिला गई थी और उसके लबों पर शिद्दत लुटाते जल्दी आऊंगा कहते चला गया। जबकि वरदा का दिल तो समझो जैसे किसी ने कैद कर लिया हो। इतनी तड़प पहले तो कभी नहीं थी, आज क्यों? ये खौफ था जैसे वो वापस नहीं आएगा। वरदा अकेली रह जाएंगी। या अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाना, आमीन सुम्मा आमीन।
करम शाह ऑफिस में मौजूद हर चीज पर नजर रखे हुआ था। सोमा से वो ऑफिशियल पेज पर बात कर रहा था, लेकिन सामना नहीं हुआ था। कबीर शाह सरमद आगा के पास पहुंच चुका था। जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो चुका था। लीजा को हारिस पहले ही तुर्की ले जा चुका था और अब आगे वो उसे नामालूम मकाम पर जल्द अज जल्द मुंतकिल कर देना चाहता था, जहां सरमद आगा को उसके साथ राब्ता ना हो सके। माल कंटेनर्स में मुंतकिल हो चुका था। मेरे देश की ढाई ढाई तो लड़कियां दूसरे मुल्क मुंतकिल की जा रही थी, जिनके वालिदैन गुर्बत के हाथों मजबूर बगैर कुछ समझे उन्हें बाहर भेज रहे थे। कबीर शाह ने अपने वतन अजीज की सरजमीन पे आखिरी सजदा अदा किया था, क्योंकि वो नहीं जानता था वापस आना है कि नहीं। सफर शुरू हुआ। सरमद आगा और कबीर शाह आगे गाड़ी में बैठ गए थे, जबकि माल पीछे आ रहा था। पूरा दिन पूरी रात सफर करने के बाद वो एक सुनसान जगह पहुंच चुके थे। होटल में कयाम करने के लिए नीचे उतर गए। पुरतकल्लुफ खाने का इंतजाम किया गया था। बज़ाहिर होटल नजर आने वाला ये गुनाहों का अड्डा था। कुछ लड़कियां यहीं उतार दी गई थी। कबीर शाह ने दुखते दिल के साथ ये नजारा देखा था। अभी तक वो पाकिस्तान में मौजूद थे। ये लोग, ये गद्दार गद्दार उनको नहीं छोड़ना। मजीद 14 घंटे के सफर के बाद वो पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकल रही लड़कियों की मुंतकली शुरू कर चुके थे। इतने खुफिया ठिकाने के समझ से बाहर था। लेकिन एक थी, वहां गर्मी काफी ज्यादा थी। जब आधी लड़कियों को दूसरे कैंटीन्स में मुंतकिल किया जाने लगा, वो दूसरे मुल्कों में भेजी जानी थी। इन्हीं लड़कों में मौजूद थी लड़की में मौजूद थी सोमा। अब दो रास्ते थे, एक पर सोमा थी तो दूसरे पे कबीर शाह। करम शाह के साथ खुफिया अदारों ने मुकम्मल कंट्रोल संभाल रखा था। आओ आओ, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो आमिर? लीज़ा ने कहा। कहीं नहीं, चलो अब खोलो आंखें। उसने लीज़ा की आंखें खोलते हुए कहा। ये क्या है? एक बड़ी स्क्रीन सामने देखते उसने कहा। क्या हम कोई फिल्म देखने वाले लगे हैं, रोमांटिक सी? यहाँ बैठो लीज़ा। उसने सोफे की तरफ इशारा किया। वो बैठते हुए बोली, अब बता भी दो। वो बैठते हुए बोली, अब बता भी दो लीज़ा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, साथ दिखाना भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ दो। एक गद्दार, बेटियों को बेचने वाले स्मगलर और ना जाने क्या क्या बुराई है उस इंसान में, उसको पकड़ने में मेरी मदद करो। बोलो करोगी? क्यों नहीं आमिर, मैं हर जगह तुम्हारा साथ दूंगी। वो मुस्कुराई। मैं आमिर नहीं, हारिस हूँ, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे कोई इंसान इतना प्यारा लगा है कि जिसके बिना मैं रह नहीं सकता। ये हमारी मुलाकात बिजनेस डील है। मैं सिर्फ तुम्हें सरमद आगा से दूर ले जाने का हुक्म था, बाकी फिर तुम्हें खैरियत से घर पहुंच जाना है। लेकिन मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ लीज़ा। लीज़ा की खौफ से आंखें बड़ी हुई। कहा, कौन हो तुम? मैं हारिस हूँ, सीक्रेट फोर्स में सेक्रेटरी हूँ कबीर शाह का। उनके साथ मिलकर मुल्क के दुश्मन अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाने में मदद करता हूँ। मुझे क्यों लाए हो? वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, ये दिखाने के कि तुम्हारे बाप का असल रूप कौन सा। वो दरिंदा है, दरिंदा गद्दार है, लोगों की बेटियों को बैरून मुल्क बेचने वाला जनाकार है। वो वहाँ पता है इन बच्चियों के साथ क्या क्या करता है? जिस्मानी तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद, उनकी इज्जत की पामाल की जाती है, उन्हें नशा दिया जाता है, भीख मंगवाई जाती है, न जाने कौन कौन से जो उन पर होते हैं। नहीं, मेरे डैड ऐसे नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, मैं ये सब तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये कहते हुए स्क्रीन चला चुका था। सरमद आगा के ताल्लुकात सामने दिखाई देने लगे थे। वो आधी से ज़्यादा नंगी औरतों के साथ डांस कर रहा था, शराब पी रहा था। लीज़ा तो हैरान परेशान सी देख रही थी। फिर वो उस औरत को कंधे पे डाल कर ऊपर ले गया। लीज़ा बच्ची नहीं थी, वो समझ सकती थी ऊपर क्यों लेकर गया है। फिर दूसरी वीडियो चली, वो लड़कियों की डील कर रहा था। होटल की वीडियो चली, जहाँ वो औरतों के जिस्म को छू रहा था। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी, लीज़ा के आंसू बढ़ रहे थे। जब अगली वीडियो में उसने एक बरहना लड़की के जिस्म में चाकू से वार करके उसे कत्ल कर दिया था, वहीं लीज़ा गिरती बेहोश हो गई। उसके लिए तो उसका बाप नेक शरीफ इंसान था, लेकिन ये रूप तो पहली दफ़ा देख रही थी। काफ़ी देर के बाद लीज़ा को होश आया तो हारिस उसके पास बैठ गया। कैसी हो? लेकिन कोई भी जवाब देने की बजाय वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मत रो प्लीज़, उसने प्यार से कहा। मैं कैसे सच मान लूँ? तुमने वीडियो एडिट की है, बता दो प्लीज़। वो इल्तिजा कर रही थी। नहीं, ये सच है, और अब मैं तुम्हें सब लाइव दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें पता चले मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे कुछ नहीं देखना, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। नहीं, मैं नहीं हूँ कुछ भी, जाओ। वो चिल्लाई तो हारिस ने उसे ज़ोर से साथ लगा लिया। वो भी सहारे की तलाश में थी। हारिस के गले लगते फूट फूट के रो दी। उसे वक्त चाहिए था और हारिस को भी कोई जल्दी नहीं थी।
आज कबीर शाह को गए 3 दिन हो चुके थे। वरदा बहुत परेशान थी। करम शाह भी बहुत मसरूफ़ था, घर नहीं आ पा रहा था, बहुत लेट आता, सुबह होते ही वापस चला जाता। इरम तो तकरीबन सोई हुई थी जब वो आता जाता था। ये काम बहुत मुश्किल था। कबीर शाह ने वहाँ पहुँचकर वापस निकलना था तो कार्रवाई शुरू होनी थी। हर कोई अपने अपने हिस्से के काम में मसरूफ़ था, लेकिन जिनके खिलाफ वो काम कर रहे थे वो भी मौके की तलाश में थे। भाभी, मुझे शॉपिंग पे जाना है, प्लीज़ चले। वसाई और फजल वापस जा चुके थे तो बस रज्जो ही थी। रज्जो को ले जाओ प्लीज़। नहीं भाभी, आप भी देखिए कितनी परेशान है, तो चलो मूड अच्छा हो जाएगा। नहीं इरम, दिल नहीं कर रहा, पता नहीं कबीर कैसे होंगे। कोई कॉल भी नहीं आई। आ जाएगी कॉल इंशाअल्लाह। वो ज़बरदस्ती वरदा का हाथ पकड़कर साथ ले गई। शॉपिंग सेंटर में वो वरदा का ध्यान बस कबीर शाह की तरफ ही था। इरम बोली, चले ऊपर से देखते हैं। नहीं इरम, तुम देखाओ, मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। अच्छा आप यहीं रुके, मैं आती हूँ, कहती ऊपर चली गई। जबकि वरदा वहीं कुर्सी पर बैठकर इधर उधर देखने लगी। जब उसके पास भागता हुआ गार्ड आया और बोला, मैम सर को गोली लग गई है, हालत बहुत ख़राब है, आपको बुलाया है। वरदा की तो चीख निकल गई और वो रोने लगी थी। प्लीज़ मैम जल्दी चले, मैं इरम को बुला लूँ। मैम वो दूसरे गार्ड के साथ आ जाएंगे, आप चले जल्दी। तो वरदा पागलों की तरह भागती चली गई उस गार्ड के पीछे। जब वो उसे बेसमेंट में लेकर आया, लेकिन इससे पहले कि वरदा को कुछ समझ आता या वो चीखती चिल्लाती, वो उसे बेहोश कर चुका था। लम्हों में वहाँ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और वो वरदा को लेकर निकलते चले गए। इरम शॉपिंग करके वापस आई तो वरदा वहाँ मौजूद नहीं थी। उसने सोचा यही होंगी तो वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर तक जब वरदा नहीं आई तो उसने ढूंढना शुरू किया। फिर तो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी थी क्योंकि वो कहीं नहीं थी। इरम बाहर भागी जहाँ गार्ड्स खड़े थे। मैम कहाँ हैं? क्या मतलब मिस? मैम तो आपके साथ है। नहीं वो अंदर नहीं है। इरम रोने लगी। मैम बाहर नहीं आई। चारों अंदर की तरफ भागे। पूरे मॉल में अफरा तफरी फैल गई, लेकिन वो वहाँ होती तो किसी को मिलती। इरम ने जल्दी से करम शाह का नंबर मिला, उसे सारी बात बता दी। वो ऑफिस में इंतहाई मसरूफ़ था, बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन इस वक्त वो सब कुछ छोड़ता मॉल की तरफ भाग गया। कबीर शाह सारा काम मुकम्मल करके आज रात वापस आ रहा था। इरम का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था जब करम भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इरम कहाँ गई है भाभी? मुझे नहीं पता, वो ये यहाँ ही बैठी थी, जब मैं वापस आई तो मौजूद नहीं थी। वो ज़ारो कतार रोते हुए बता रही थी। तुम लोग घर से बगैर परमिशन के बाहर क्यों निकले? क्यों? वो दहाड़ा तो इरम डर के फौरन कुर्सी पर बैठ गई। चेक करो सारा माल, चप्पा चप्पा छान मारो, वो चिल्लाया तो गार्ड्स हर तरफ दौड़ दौड़ कर देखने लगे। सर मैम नहीं है, वो सब जगह देख कर बोले। सीसीटीवी कैमरे चेक करो जल्दी। जब वो ऊपर की तरफ भागते चले गए, सिक्योरिटी रूम से वीडियो निकालते वो दंग हुए थे। वरदा पीछे की तरफ भागती जा रही थी, ना उसके आगे कोई था ना पीछे। और जहाँ वो नीचे बैठी थी कुर्सी पर, वहाँ कोई वीडियो मौजूद नहीं थी। मतलब वो गई है, जहाँ भी गई है अपनी मर्ज़ी से। वो वीडियो मोबाइल में महफूज करता बाहर निकल आया था। उनमें से कोई मिला हुआ है इन लोगों के साथ, क्योंकि सिर्फ इतनी वीडियो है। क्यों है इतनी वीडियो ही क्यों है? बाकी टाइम क्यों नहीं वीडियो महफूज हुई? वो अपने 2 बंदों को वहीं छोड़ता नीचे बेसमेंट की तरफ भागा था। सब कुछ नॉर्मल था, कोई मज़ाहमत के असरात नहीं थे। बेसमेंट खाली थी। चोर जितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती लाजमी करता है। ऐसी ही एक गलती वो भी कर गए थे। वरदा की एक चप्पल पड़ी थी वहाँ। ये कैमरा, इसी की वीडियो चाहिए, उसने गार्ड्स को बोला जो ऊपर मौजूद थे। वो वीडियो भी रिमूव थी। आपके हमले में कौन कौन शामिल है? वो आराम से बोला। हम ही हैं सर, वो 3 लड़के बोले। ड्यूटी टाइमिंग क्या है सर? हम दिन 1100 रात तक यहीं होते हैं। और कोई जो आज ड्यूटी पर आया हो, या मालिक या कोई भी? नहीं सर, कोई भी नहीं। ले चलो इन तीनों को, फर फर तोते की तरह बोलेंगे। सर हमने कुछ नहीं किया है, वो चिल्लाया, लेकिन उनके गार्ड्स उनको घसीटते हुए ले जा चुके थे। जब वो इरम के पास आया तो वो भी वहीं बैठकर रो रही थी। गाड़ी में बैठकर वो चीख पड़ा था, क्यों आई तुम वरदा भाभी को लेकर? बोलो। इरम तो दरवाजे से चिपक ही गई थी। बोलो। वो दहाड़ा। उस वक्त उसका दिल चाह रहा था इरम का गला दबा दे। वो बहुत परेशान थी। तो मैं उनका मूड अच्छा करने के लिए लाई थी, तो हिफाजत करनी थी ना उनकी। कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा मैं? उनको कुछ हो गया तो?
मेरी भाईजी की ज़िंदगी की वाहिद खुशी है वो। उसके चिल्लाने पर इरम की सांस रुकना शुरू हुई थी। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे भाईजी ने बताया भी था कि भाभी खतरे में है। वो ज़ारो कतार रोते हुए बस सोच के रह गई। इरम को विला छोड़ते हुए स्पीड से गाड़ी भगाने ले गया, जबकि तमाम गार्ड्स को अलर्ट कर चुका था। जो गार्ड साथ थे वो भी पकड़ लिए गए थे। उसकी फोर्स के लोग पहुंच चुके थे। मसला गंभीर सूरत इख्तियार कर चुका था, क्योंकि कबीर शाह के निकलते ही फोर्सेस की कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी थी। दूसरे ममालिक की मदद से स्मगलिंग रोकने के इक़दामात पर इत्तेफाक पहले ही हो चुका था। कबीर शाह ने जैसे ही वहाँ से कदम बाहर निकाला था, छापे शुरू हो चुके थे। सरमद आगा बचा नहीं था। वो जानता था वो सब कुछ इसीलिए वो कबीर शाह के निकलते ही खुफिया रास्तों से भाग निकला था। उसके पास कहीं ठिकाने थे। जितने होटल या गेस्ट रूम मलूस थे, फोर्सेस ने तबाह कर दिए थे। लेकिन जब तक कबीर शाह सब क्लियर करके वापस आता, सरमद आगा अपने खुफिया ठिकाने पे पहुंच चुका था। वर्दा की आँख खुली तो वो एक अनजान कमरे में मौजूद थी। अंधेरा कम होने की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। कोई है? मैं कहाँ हूँ? फिर उसे याद आया कबीर को गोली लगी थी। गार्ड ने आके बताया था। वो नीचे बेसमेंट में गई। फिर किसी ने उसके मुंह पे कपड़ा रखा था। आगे उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन इतना तो वो समझ चुकी थी वो किसी मुसीबत में आ चुकी है। कुछ भी हो जाए, वो घर से कदम बाहर मत निकालना। उसे कबीर शाह के अल्फाज याद आए। चाचा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। फ़ोन पर सोमा की आवाज़ गूंजी थी। मिनटों में अमार का नशा उतरा था। सोमी कहाँ हो? चाचा मैंने लोकेशन भेजी है, मुझे बचा लो। क्या हुआ? ये लोग चाचा। हाँ। चीखों की आवाज़ों के साथ ही फ़ोन बंद हो चुका था। अमार ने एक पाँव पर दौड़ लगा दी थी। वो बगैर गार्ड्स के जितनी जल्दी हो सकता था सोमा की बताई हुई जगह पर पहुंचा था। सोमा, सोमी। वो चिल्ला रहा था उस सुनसान जगह पे, जब उसे चारों तरफ से लोगों की आवाज़ें आना शुरू हुई। सर उठा के देखा तो चारों तरफ से घिरा जा चुका था। सोमा सामने फोर्स के यूनिफॉर्म में मलबूस खड़ी थी। चाचा, वक्त हुआ अपने अमाल के हिसाब किताब का। तुमने मुझे धोखा दिया सोमी। नहीं चाचा, मैंने आपको बताया कि जैसे धोखा देकर आप और एजाज सुमरू लड़कियों को पामाल करते थे, वो अपने साथ हो तो क्या होता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। याद रखना, मैं वापस आते तुम्हें इसका सबक सिखाऊंगा। वापस आए तो ना चाचा, मैं कभी तुम्हें मौत से कम सज़ा नहीं दिलवाऊंगी। वो ये कहते वो उसे गिरफ्तार कर चुके थे। मैं तुम्हें देख लूँगा सोमी। मैं ज़्यादा देर अंदर रहने वाला नहीं। वो चिल्लाया, जब मुंह पर पड़ने वाला ज़ोरदार थप्पड़ ने उसकी बलती बंद कर दी। हम तुम जैसों को ज़्यादा देर अंदर रखते भी नहीं है। उसको पकड़ कर ले जाते वो बस कुछ आंसू ही गिरा पाई थी, क्योंकि जैसा उसका बाप था वैसा ही उसका चाचा था, और अक्सर बाप और चाचा के किए की सज़ा औलाद को सहनी पड़ती है। लोकेशन ट्रेस करते वो बहुत करीब पहुंच चुके थे। करम शाह उसकी फोर्स मुकम्मल यूनिफॉर्म पे थी, लेकिन कबीर शाह आम से सादा कपड़ों में था। सच कहते जब इज्जत पर बनी होती तो किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती। सारे इलाके को घेरे में लेते वो अलर्ट थे। लोकेशन तकरीबन करीब की ही थी। वो इर्द गिर्द का इलाका चेक करते आगे बढ़े थे। यकीनन वो लोग चौकन्ना होंगे, उन्हें अंदाज़ा था इस बात का। गहरी झाड़ियों में उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये जंगल का इलाका था, कराची शहर से दूर। दिन शुरू हो जाने के बावजूद उन्हें रोशनी की कमी का सामना था। सुबह सवेरे होने वाली कार्रवाइयों में बहुत से नामी गिरामी लोग इस धंधे में मलूस पकड़े जा चुके थे। अचानक होने वाली कार्रवाइयों में उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो भी सामने आ चुके, क्योंकि सरमद आगा को ये बताते ही कि उसके पीछे फोर्सेस पड़ गई, मुकम्मल उस पर नज़र रख रहे। उन्होंने फैसला किया था कि सरमद आगा से फिलफौर सारी डील्स कैंसिल कर दी जाएंगी और उससे बिल्कुल तनहा साबित कर लिया जाएगा। इस पर अमल दरामद के लिए सिराज दुरानी ने पिछली सड़क पर उसे आखिरी मुलाकात की थी और बताया था वो उनके लिए अब कुछ नहीं, तमाम डील्स ख़त्म। ना से वो सरमद आगा को जानते, ना सरमद आगा उनको। इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था। वो लोग आगे बढ़ रहे थे। उन्हें यहीं ज़ेर ज़मीन वो जगह तलाश करनी थी जहाँ सरमद आगा मौजूद था। दरख्तों के ओट में छुपे सरमद आगा के लोगों ने फायर खोल दिए थे। फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। कबीर शाह एक बड़े दरख्त की ओट में छुप चुका था, जबकि बाकी फायरिंग करते आगे बढ़ रहे थे। डैड, मुझे बचा ले डैड। लीज़ा के चिल्लाने की आवाज़ें सरमद आगा को सुनाई दी तो वह आवाज़ भागता दरवाजे से पीछे हटा। लीज़ा, क्या तुम ठीक हो? नो डैड, ये लोग मुझे मार देंगे। डैड नहीं, मेरी बेटी से दूर रहो। वो चिल्लाया जब हारिस की आवाज़ सुनाई दी। तुमने जो कुछ किया है वही तुम्हारी बेटी के साथ होगा सरमद आगा।
नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, वो चीखा। डैड! लीज़ा के चीखने की आवाज़ एक दफ़ा फिर से गूंजी। लीज़ा! वो कभी इधर भागता तो कभी उधर। छोड़ दो मेरी लीज़ा को, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डैड! डैड! लीज़ा मुसलसल चिल्ला रही थी, जबकि बाहर से गोलियों की बौछार शुरू हो चुकी थी। सरमद आगा बुरी तरह फंस चुका था लीज़ा, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की टेंशन थी। जब फोर्सेस ने अंदर दाखिल होना शुरू किया, वो फ़ोन एक तरफ फेंकता, दरवाज़ा खोल कर बाहर निकलते चले गए। अब छोड़ दो मेरी बीवी को, कबीर शाह ने मिन्नत करते हुए कहा। मैं कत्ल कर दूंगा इस लड़की को। पहले अपने भाई को तो बताओ, जिस कोठी से आज औरतें जाएंगा। मैंने कहा दूर रहो, वो चिल्लाया। करमशाह ने हैरानगी से कबीर शाह की तरफ देखा। कबीर शाह ने भी दुख से करमशाह की तरफ देखा। इतने में कबीर शाह भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बताओ ना कबीर शाह, आओ कबीर शाह, भाई को तुम्हारे बाप को कत्ल करने के बाद सरमद आगा को चारों खाने शिफ्ट करते, अभी भी मेरे पास ही कर दिया है तुमने। वो कहा लगाकर हंसा। बकवास बंद कर सरमद आगा, छोड़ मेरी बीवी को। शादी करना चाहती थी, लेकिन सरमद आगा ऐसे बाजारों औरत को अपनी औरत नहीं बनाता। अगर अपनी बीवी की जिंदगी चाहते तो इन सबको बाहर भिजवाए। करमशाह चिल्लाया। इसने फोर्स के ललकारों को इशारा करते हुए कहा, तकलीफ हो रही नाजायज औलाद को, ये जा रहे हैं। सरमद! करमशाह ने अपनी राइफल उसकी तरफ सीधी की तो सरमद आगा ने मुस्कुरा कर देखा। मुझसे पहले ये मरेंगी। फिर एक लम्हे का खेल था। सरमद आगा ने करमशाह पर फायर कर दिया, लेकिन इस एक लम्हे में कबीर शाह करमशाह को धक्का देते उसके आगे आ गया था और वो गोली सीधी कबीर शाह को जा लगी थी। करमशाह ने कबीर शाह की तरफ देखा था, लेकिन इससे पहले कि सरमद आगा और कुछ करता, वो अपनी राइफल का बुलेट उस पर खोल चुका था। सरमद आगा नीचे गिरते ही करमशाह कबीर शाह की तरफ भागा था। भाई! अब आगे अगली किस्त में। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियाँ बांटे और दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।